लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ अब हमारे फाइनेंशियल प्लानर्स जुड़ गए हैं जो कि दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। हर्ष रुंगटा, CEO रुंगटा सिक्योरिटीज़, और साथ ही आदित्य शाह, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर JST इन्वेस्टमेंट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है और दर्शकों के सवाल हम लेना शुरू करेंगे, लेकिन जब तक हमारे साथ फोन लाइन पर दर्शक हैं आते हैं तब तक आदित्य, शालिनी कुमारी का मैं सवाल लेना चाहती हूँ आपके साथ, और इनको हम कॉल लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये 25 साल की एक निवेशक है और इन्होंने अपनी डिटेल्स दी हैं। सैलरी की लगभग 90,000 रुपये है और इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से देखिए अपनी प्लानिंग कर रखी है गोल्स को लेकर। 20 साल में इनको रिटायरमेंट चाहिए और उसके लिए इनको चाहिए 1 करोड़ रुपए। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रैवल 5 साल में इनको करना है जिसके लिए इनको चाहिए 10 लाख रुपए। फ़िलहाल कितना इन्वेस्ट कर पाएंगी और क्या कर रही हैं या नहीं उसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। कोशिश करेंगे कि इनसे बात हो पाए, लेकिन आदित्य बताएं। मैम, सबसे पहले तो गोल्स बड़ी अच्छी बात है कि इन्वेस्टर ने अपने गोल्स जो है उनको पूरी तरीके से अच्छे से डिसाइफर किया है और वो इन गोल्स पर पहुंची है। मेरे हिसाब से ये गोल्स इनकम्प्लीट है बिकॉज 1 करोड़ रुपए में मुंबई में आज की डेट में ही घर मिलना मुश्किल है। 10 साल बाद तो और भी ज्यादा ये बढ़ जाएगा। रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए इनफ नहीं होगा 20 साल के बाद। ये गोल भी उनको वापस से रिकैलिब्रेट करना हो, ये सबसे पहली। दूसरी बात, अगर आज की डेट में ही ये जो गोल्स उन्होंने दी है उसके लिए SIP का अमाउंट तय करें तो 10% के हिसाब से अगर मैं रिटर्न मानूं तो इन्वेस्टर को अबाउट 45,000 रुपए की SIP करनी होगी। इन्वेस्टर की अभी इनकम जो है वो 90,000 रुपए के आसपास है, तो बहुत मुश्किल होगा मेरे हिसाब से अगर वो मुंबई में रहती है तो 45,000 रुपए की सेविंग कर पाएगी। तो या तो वो दो चीजें कर सकती है, अभी छोटे अमाउंट से स्टार्ट करके अपनी SIP को इंक्रीज करते रहे, और दूसरी बात ये रहेगी कि जो उनका टाइम होराइजन है उसको बिल्कुल आगे बढ़ाए बिकॉज ये निर्धारित टाइम होराइजन में ये गोल्स कंप्लीट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अब आते हैं कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। 25 साल की उम्र है इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर बहुत यंग है, तो थोड़ा सा रिस्क अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर ले सकते हैं। तो मैंने 3 फंड सजेस्ट किए हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, SBI का स्मॉल कैप फंड और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। इन तीनों फंड में अपने SIP को इक्वली स्प्लिट करके कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे में अगले 15 से 20 साल तक अगर निवेशक इन्वेस्ट करेंगे तो शायद वो अपने गोल्स की तरफ रीच कर पाएंगे। पर 3 महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि अपने गोल्स को रिकैलिब्रेट कीजिए। दूसरी बात ये रहेगी कि इन 3 फंड में कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट। यार तो और विनोद का सवाल लेते हैं। हर्ष, आपके लिए ये सवाल होगा। इनकी उम्र 40 साल की है और 60,000 रुपये ये कमाते हैं और PPF और PF और फिक्स डिपॉजिट में ये फ़िलहाल निवेश करते हैं। हमारे पास आज जितने भी दर्शक हैं इन्होंने जानकारी बहुत कम दी है और कोई भी फ़ोन लाइन पर नहीं मिल पा रहा है। इनको 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट भी चाहिए और इसीलिए इनको और कोई ऑप्शंस चाहिए जो रिस्क बिल्कुल ये नहीं ले, रिस्क एवर्स ऑप्शंस चाहिए। हर्ष। हर्ष, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप शायद म्यूट पर हैं। I'm so sorry. कविता, अभी आवाज आ रही है आपको? जी। ओके, सो देखिए, विनोद जी ने बहुत ही क्लियरली कहा है कि उन्हें रिस्क लेने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, जिसके लिए इनके पास करीबन 15 साल है और उम्र अभी आज की तारीख में 40 साल होके ये पूरा पोर्टफोलियो अपना डेट में बना रखे। इन्होंने PPF, प्रोविडेंट फंड, फिक्स डिपॉजिट सिर्फ इसी में पैसे लगाए हैं। सो हम इस बात पर रिस्पेक्ट करते हैं विनोद जी कि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप मार्केट में कंफर्टेबल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो हर एक निवेशक का ना खुद का एक प्रेफरेंस होता है, तो वो हम डेफिनेटली रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी लिबर्टी लूं विनोद जी और ये समझाने की कोशिश करूं कि आपको थोड़ा सा इक्विटी और डेट का मिक्स अपने पोर्टफोलियो में रखना होगा। कारण ये है कि लॉन्ग टर्म में हमारा उद्देश्य क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब हम पैसे बचाते हैं, वो ये है कि हमें एक अच्छी खासी पूंजी मिले जिससे हम वो पैसे हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आगे जाके यूज करें, 15 साल बाद यूज कर सकें। तो उसके लिए ये जरूरी है कि जो पैसे की परचेसिंग पावर है
जो खरीदने की क्षमता है वो बरकरार रहे। तो विच मीन्स कि हर्ष, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ विनोद अभी फोन लाइन पर मौजूद भी हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ डिटेल्स अगर हमें उनसे चाहिए हो तो हम ले सकते हैं। विनोद जी नमस्कार, आपका सवाल हम ले रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना सवाल हमें भेजा। तो मुझे ये बताएं, आप रिटायरमेंट का लक्ष्य जो है वो पाना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से, और आपको बहुत ही कम जोखिम वाला या बिल्कुल जोखिम वाला कोई भी ऑप्शन चाहिए, सही है ये? जी जी बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आप लगभग 15 साल के बाद की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर आप इक्विटी में एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना चाहें तब भी क्या आप वो नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी होगा कि आप कितना कमाना चाहते हैं या आपको रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, आपको कितना इकट्ठा करना है, ताकि आपके लिए एक रणनीति तय की जाए। देखिए, मेरे को मतलब रिटायरमेंट जैसे अप्रॉक्सीमेटली अभी मेरी एज अभी 40 इयर्स हो जाएगी, तो मैं 55 इयर्स के अप्रॉक्सीमेट अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ। तो मेरे को, मैं चाहता हूँ कि जब मेरी रिटायरमेंट हो तो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के आसपास मेरी मंथली इनकम हो जाए, जिससे कि मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस मीट हो जाए। तो उसके लिए मैं अभी प्लान करना चाहता हूँ। और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मेरी, हाँ जी, अभी तक आपका जो निवेश है वो कहाँ कहाँ पर है? पीपीएफ में कितना है, पीएफ में कितना है, फिक्स्ड डिपॉजिट में कितना है? क्योंकि आपने किसी भी तरह का आंकड़ा हमें दिया नहीं है, और रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही गहराई वाली प्लानिंग होती है, तो उसमें ये सब आंकड़े हमारे लिए जानना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में ज़रा डिटेल्स दें। जी, पीपीएफ में अप्रोक्सीमेटली मेरा जो पीपीएफ का बैलेंस है वो शायद 15-16 लाख के आसपास का होगा। एंड देन बैंक एफडीआर में मेरा 8 से 9 लाख रुपए इन्वेस्टेड है। और बस यही है, बाकी तो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होंगी जिसमें अप्रोक्सीमेटली टोटल मिला के 1 लाख होगा। कौन छोटी मोटी से मतलब क्या होता है? जैसे पोस्ट ऑफिस में आरडी होगी या ऐसे ही छोटा। तो वो कुल मिला के 1 लाख है। हाँ जी, हाँ जी। और 30,000 आपने कहा कि आपको 55 साल की उम्र के बाद लगेगा, रिटायरमेंट के बाद? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपने ये आपका अब मौजूदा खर्चा कितना है हर महीने का? मौजूदा खर्चा यही 30 से 35 हज़ार के आसपास का आता है। बट अभी तो ऐसे है ना कि जैसे बच्चों का भी है तो वो एक्सपेंस मेरे बच जाएंगे, तो मेरे खुद का ही देखना है, तो तब 30 अपना 15 साल के बाद 30,000 रुपये मेरे लिए सफिशिएंट अमाउंट रहेगी 30 के आसपास। और आपके पास पेंशन का कोई प्रावधान है या आप इस निवेश पर ही आश्रित हैं पूरी तरह से? नहीं, बिल्कुल मैं निवेश पर ही आश्रित हूँ, ऐसा कोई पेंशन का प्रावधान नहीं है, बिकॉज मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। इनकम भी नहीं है आपके? पेंशन का कोई ऑप्शन नहीं है। कोई रेंटल इनकम भी नहीं है आपके? नहीं, अभी एट प्रेजेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है। चलिए, ये सब चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है क्योंकि आपके रिटायरमेंट की बात है। हर्ष, थोड़ी सी और क्लैरिटी आती हुई, 30,000 चाहिए इनको 55 साल की उम्र के बाद, और मेरे ख्याल से इस गणित को आप थोड़ा सा और ठीक कर पाएंगे। और कुल मिला के इन्होंने बताया 8-9 लाख शायद इनके फिक्स डिपॉजिट में, 15-16 लाख ये कह रहे हैं कि इन्होंने पीएफ में जमा कर रखे हैं जो इनको मिलेंगे। बताएं कैसे प्लानिंग करें? तो कविता, जैसे मैं कह रहा था कि जो ये कह रहे हैं कि इन्हें बिल्कुल भी इक्विटी में रिस्क लेना नहीं, इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं विनोद जी इस चीज को कि आप कंफर्टेबल नहीं है इक्विटी में। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप जो भी निवेश कर रहे हैं अभी 15 साल के लिए कर रहे हैं, 15 साल में जो पैसे की जो परचेसिंग पावर होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। महंगाई दर बढ़ती रहेगी तो आपके पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। जब हम निवेश करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि आज मैं ये पैसे यूज नहीं करूंगा, ये मैं अलग जमा कर रहा हूं ताकि मुझे 15 साल बाद काम आए। तो ये जरूरी है एज ए निवेशक कि हमें समझ के चले कि हमें हमारे परचेसिंग पावर जो है पैसे की वो बरकरार रखनी है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 100 रुपए में आज कोई चीज आप खरीद पाते हैं, तो 1 साल बाद अगर आप वही चीज खरीदने जाते हैं तो करीबन आपको 110 रुपए में मिलेगी, बिकॉज महंगाई है, इन्फ्लेशन है। और यही 100 रुपए आज हम खर्चा नहीं कर रहे हैं ये देख के कि भाई हमें 1 साल बाद काम आएगा, वो हम पैसे फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं जहां पे आपको 7% आसपास अगर ब्याज मिलता है, तो वो 100 रुपए 1 साल बाद आपको 107 रुपए बन के मिलेंगे। हालांकि जो चीज आप खरीद सकते थे 100 रुपए में वो 110 रुपए की होगी। तो आपके पैसे की जो परचेसिंग पावर है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। सो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि लंबी अवधि में, मान लीजिए 10-15 साल का जो आपका टाइम होराइजन है, वो होराइजन में कम से कम आपके पैसे की खरीदने की जो ताकत है वो बरकरार रहेगी। वो कैसे होगी? एक मोटा हिस्सा आपके इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप मान लीजिए 80% मेजर पोर्शन जो भी आप पैसा जमा करते हैं वो आप डेट में लगाइए। जो आप पीएफ, रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी जो भी आप कर रहे हैं वही करिए।
लेकिन एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए 20% तक आपको इक्विटीज में लगाना ही होगा। कारण ये है कि इक्विटीज में ही एक क्षमता होती है कि वो आगे जाते हुए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स दे सकें। हालांकि वोलेटिलिटी होती है, वो वोलेटिलिटी को आप हैंडल कर सकते हैं। हैंडल कैसे करेंगे कि आप एक एसआईपी के जरिए निवेश करें। आप हर महीने जब इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट ऊपर नीचे करते रहेगा, लेकिन क्योंकि आप हर महीने कर रहे हैं और मान लीजिए आप 15 साल के लिए करते हैं, तो जो आपका एवरेजिंग मार्केट का होगा ओवर 15 ईयर्स, उसमें ये आप काफी हद तक ये मान सकते हैं कि मुझे आप लॉस तो नहीं होगा और प्रॉफिट होगा। तो क्योंकि अगर इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी तो मुझे भी मेरे इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उस पर उस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे जो इन्फ्लेशन को बीट करेंगे। ये मिश्रण पूरा 80% डेट 20% इक्विटी, ये पूरा जब मिश्रण आप देखेंगे 15 साल बाद, तो हो सकता है कि आप इन्फ्लेशन के बराबर या इन्फ्लेशन से थोड़ा ज्यादा कमाने की आपको क्षमता मिलेगी, तो थोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये कॉम्बिनेशन आप जितना भी नहीं चाहें आपको बना के तो रखना ही होगा। आपको अगर शुरुआत करनी है तो आप क्या करें, एक मात्र 1000 रुपए से हर महीने का शुरू करें और एक इंडेक्स फंड में लगा दें। तो वो आईसीआईसीआई प्रू बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड में पैसे लगा दें। आप 1000 रुपए आप महीने का लगा रहे हैं, एक साल में आपका 12,000 रुपए लगेगा। 12,000 रुपया से आपको आप एक्सपीरियंस करिए कि मुझे एक साल का एक्सपीरियंस कैसे हो रहा है, क्या ये ठीक है, क्या मुझे समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लगे एक साल बाद तो आप उसे बढ़ाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो बंद कर दीजिए। उसमें कोई वैसे कोई बात नहीं कि आप उसे बंद नहीं कर सकते। क्या होगा, 12,000 रुपए आप जमा कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छा होगा। जो स्टेक है आपका 12,000 पे ही लॉस होगा, जितना आपने इन्वेस्ट किया। मान लीजिए मार्केट एक साल बाद गिर जाता है तो आपको 12,000 पे ही लॉस होगा। ये एक अच्छी एक्सरसाइज होगी कम से कम आपको समझने के लिए कि एसआईपी फंक्शन कैसे करता है। और एक चीज और बता दूं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक साल में भी आप जज नहीं कर सकते, तो एक साल के बाद भी हो सकता है आपको नेगेटिव रिटर्न मिले। लेकिन मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि कम से कम आप शुरुआत करें ताकि रियल सेंस में आप पैसे कमा सकें, और आखिर में जब आपको 30,000 रुपए महीने के चाहिए तो उसके लिए एक राशि जमा हो और आपके पैसे भी उतना ही काम करें जितना आप कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मेरा सजेशन रहेगा कि शुरू करें, छोटी रकम से करें और एक इंडेक्स फंड से करें जिसका नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आईसीआईसीआई प्रू बीएसई सेंसेक्स प्लान। और एक साल बाद आपको नहीं जमता बंद कर दीजिए, अगर कंफर्टेबल है, समझ में आता है मार्केट तब तक, तो उसे बढ़ाइए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करिए। डेट कैटेगरी में जो आप कर रहे हैं, आपका पीएफ है, पीपीएफ है, रिकरिंग डिपॉजिट है, वो अच्छा है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा झुकाव, थोड़ा समझ, थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए, ट्राई तो करिए, और कुछ नहीं तो कोशिश तो करना तो बनता है। विनोद, और कोई सवाल आपको पूछना है हर्ष को? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे सर ने बोला कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मेरे को डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए? हर्ष, नहीं, मैं आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप इक्विटी समझते ही नहीं है और आप करना ही नहीं चाहते, तो डायरेक्ट शेयर में तो बिल्कुल ही नहीं जाना है आपको। मैं आपको इनफैक्ट म्यूचुअल फंड का जरिया बता रहा हूँ, उसमें एसआईपी करने के लिए कह रहा हूँ, और उसमें भी मैं आपको एक इंडेक्स फंड दे रहा हूँ जो आईसीआईसीआई प्रू एसएनपी बीएसई सेंसेक्स फंड। ये म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो स्टॉक खरीदना बेचना वो फंड मैनेजर करेगा म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर। धन्यवाद विनोद जी, आपने सवाल भेजा हमें। और इसी के साथ हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों का जवाब का जो सिलसिला है वो जारी है, बने रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आदित्य शाह और हर्षवर्धन रुगडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। आदित्य के लिए हमारे साथ संदीप आनंद हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। संदीप नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो बहुत बढ़िया मैम, मैं आपके दोनों शो देखता हूँ, दिन में 18 पे भी और 18 सुदेश पे भी। नॉर्मली मिस हो जाता है बट यूट्यूब पे दोनों देखता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा ये जानकर, और धन्यवाद, आपने अपना सवाल भी हमें भेजा। बताइए, आपका सवाल वैसे मेरे पास है, बट हमारे गेस्ट को भी आप चाहें तो पूछ सकते हैं। आपके क्रेडिट स्कोर पर जी पूछिए। यस मैम, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली मैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हमेशा टाइम पे कर देता हूँ, बट मैं ना जब ड्यू डेट है उससे 1 या 2 दिन सिर्फ पहले पे करता हूँ। तो मुझे पता करना था कि क्या ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है क्रेडिट स्कोर को। तो मतलब दूसरे वर्ड्स में कि अगर मैं जैसे जिस दिन स्टेटमेंट आती है उसी दिन पे कर दूँ, ड्यू डेट की वेट ना करूँ, तो क्या मेरा क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होगा? दैट्स माई क्वेश्चन मैम। आपका अभी फ़िलहाल ख़राब हो रखा है? नहीं मैम, मेरा तो 800 के ऊपर है, बट मे बी आई एम जस्ट टू फिनिकी मे बी।
अच्छा, बहुत बढ़िया। 800 के ऊपर मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों का ऐसा होता होगा। और अच्छी बात ये है कि आप काफ़ी जागरूक हैं, आपको पता है कि आपका स्कोर जो है वो कितना है। तो ये तो हम सभी दर्शकों को भी कहते हैं कि साल में कम से कम एक क्रेडिट रिपोर्ट तो आपको मंगवानी ही चाहिए, और मेरे ख्याल से फ्री भी मिलती है, जिसका इस्तेमाल करना चाहिए और आपको पता चले कि आपकी स्कोरिंग कहाँ पर है। आदित्य, संदीप का ऐसा सवाल है कि आप बाकी दर्शकों को भी बहुत तरह की समझाइश दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट स्कोर होता क्या है, बनता क्या है, इसी से शुरुआत करते हैं, बताएं। मैम, पिछले कई सालों में लोन की अंडरराइटिंग को सुधारने के लिए बैंकों ने एक क्रेडिट ब्यूरो बनाया है, जो आपके लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और जो भी आप बैंक से उधारी लेते हैं उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, और उस रिकॉर्ड के जरिए एक क्रेडिट स्कोर तैयार किया जाता है, जो कि वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइडेड होता है कि क्या आपका क्रेडिट स्कोर होगा। क्रेडिट कार्ड एक लोन होता है जो आप बैंक से लेते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड अवेल करते हैं तो वो आपकी क्रेडिट स्कोर को डिटरमिन करने के लिए यूज किया जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्रेडिट आपको जो क्रेडिट आपके जो क्रेडिट कल्चर है उसको आपको टाइम टू टाइम सही से सर्विस करना है, यानी कि ईएमआई जो भी आपकी लोन के ऊपर है उसको आपको टाइम से पहले भरना है। यदि कि आप कोई भी ईएमआई मिस करते हैं तो क्रेडिट ब्यूरो जो होता है वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और आपके जो क्रेडिट स्कोर है उसको नेगेटिव इफेक्ट होता है उसके ऊपर, और नीचे चला जाता है आपका क्रेडिट स्कोर। जो कि व्यूअर ने अभी पूछा है कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसको टाइम से पे करूं या जिस दिन बिल आ जाए उसी दिन पे कर दूं तो क्या क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा? क्रेडिट स्कोर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जिस दिन बिल आए उस दिन पे करें या ड्यू डेट से 3 दिन पहले पे करें। क्रेडिट स्कोर पे ये जरूर इफेक्ट पड़ेगा, साल दर साल कंसिस्टेंटली आप 2 3 4 साल 5 साल में ड्यू डेट से पहले बिल को प्रॉपरली पे करते हैं या नहीं। आप मिनिमम बिल पे करते हैं या पूरा बिल पे करते हैं, इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर इफेक्ट होता है। तो मेरी गुंजाइश व्यूअर से यही रहेगी, आप क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम से पहले पे कीजिए। टाइम से पहले कब पे करते हैं उससे क्रेडिट स्कोर पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका जो क्रेडिट कल्चर है वो सही होना चाहिए। ड्यू डेट से पहले आप पे कीजिए, और कोई ऐसी क्रेडिट मत उठाइए मार्केट से जिसको आप सर्विस नहीं कर सकते हैं। अब मोबाइल्स या फिर कोई ऐसी चीज जिसकी आपको रियली जरूरत नहीं है उसको क्रेडिट पे मत खरीदिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने क्रेडिट को सर्विस नहीं कर पाएंगे उस दिन आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। संदीप, आपको कोई और सवाल पूछना है आदित्य नो, को? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। जडेजा जी मेरे साथ फोन लाइन पे हैं, हर्ष से सवाल पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। बताइए सर। आईसीआईसीआई प्रू के फ्लेक्सी कैप फंड में आप निवेश कर रहे हैं, एक्सिस के मिड कैप में और एसबीआई के स्मॉल कैप में। 10 साल तक आपको निवेश करना है, और इसी निवेश में से कितना आप इकट्ठा कर पाएंगे 10 साल में, ये आपका सवाल है ना? जी जी। ठीक है। किसी खास मकसद से निवेश कर रहे हैं? वेल्थ क्रिएशन के लिए, और कुछ हाँ जी। नहीं, पैसा इकट्ठा करना है और कुछ नहीं, बेटी की शादी के लिए। तो कितना इकट्ठा करना होगा? कोई खास राशि जो आपके दिमाग में हो, आपके जहन में हो? हाँ, वो मुझे 25 लाख इकट्ठा करना है अगले 10 साल में। 25 लाख, ठीक है। जी। कितने साल पुराना इन्वेस्टमेंट है ये? कब से शुरू किया आपने? इन्वेस्ट मैंने किया था 2090 में। हर्ष? 2019 में शुरू किया था। ठीक ठीक। हर्ष बताइए। या सो कविता, पहली बात तो जडेजा जी का जो पोर्टफोलियो है वो ठीक है। इन्होंने जो आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप में 5,000 रुपए है, एक्सिस मिड कैप में 3,000 और एसबीआई स्मॉल कैप में 2,500। तो आई थिंक एलोकेशन भी अच्छा है कि लार्ज कैप में ज्यादा है, मिड कैप में उससे थोड़ा कम और स्मॉल कैप में उससे कम। तो आई थिंक एलोकेशन वाइज, स्कीम वाइज जडेजा जी आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो आपने पूछा है कि 10 साल बाद ये कितना बन सकता है, तो अगर हम एक एस्टिमेशन लें कि इक्विटी से जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि करीबन 12 से 14% के आसपास का रिटर्न मिले, अगर उतना आता है तो आपका जो लक्ष्य है 10 साल बाद आपको करीबन 25 लाख रुपए चाहिए थे,
सो ये एस्टिमेशन भी हम करते हैं, तो ये एस्टिमेशन करीबन 25 लाख रुपए आसपास आ जाता है। सो आई थिंक स्कीम्स अच्छी हैं, एलोकेशन ठीक है, और जो आपका टारगेट है, अगर ये एस्टिमेटेड रिटर्न मिलता है विच इज 12 to 14%, तो आपका अक्यूमुलेशन भी करीबन 25 लाख रुपए होगा। सो आई थिंक ऑल इज गुड। आप अभी कंटिन्यू करिए जैसा है, और कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजेस करने की फिलहाल जरूरत। चलिए, ऑल द बेस्ट। विवेक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं जो आदित्य से सवाल पूछेंगे। नमस्कार। चलिए, इनका सवाल ट्विटर के ज़रिए हम ले रहे हैं और 27 साल की उम्र है इनकी, और इन्हें 50 साल में रिटायरमेंट चाहिए। 1 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद ये चाहेंगे हर महीना, और 5 करोड़ इकट्ठा करने हैं बच्चों की पढ़ाई शादी के लिए। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू, PSE सेंसेक्स फंड है, क्वांट का एक्टिव फंड है, कैनरा बैंक का ब्लू चिप है, SBI का स्मॉल कैप है, एक्सिस का मिड कैप है, और SBI का कॉन्ट्रा फंड है इनके पास, और डायरेक्ट स्टॉक्स में भी ये निवेश कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रैक है या नहीं। आदित्य। मैम, जो भी अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नियरली अबाउट 31,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर इनको 5 करोड़ का लक्ष्य इनका है रिटायरमेंट के लिए, तो नियरली अबाउट उनको 40,000 रुपए की SIP करनी होगी। 10% का रिटर्न अगर मैं अज्यूम करता हूँ तो मेरे हिसाब से निवेशक को SIP धीरे धीरे करके बढ़ानी होगी। ये सबसे पहली बात होगी। निवेशक डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरी निवेशक से गुजारिश ये रहेगी कि डायरेक्ट इक्विटी में केयरफुली किसी के गाइडेंस के थ्रू जाएंगे तो बेटर रहेगा। जस्ट बिकॉज सब लोग डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। निवेशक का जो पोर्टफोलियो है वो काफी बिखरा हुआ है, तो निवेशक को अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना चाहिए। मैंने 3 फंड सजेस्ट किए हैं जो ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में है अभी। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड। इन 3 फंड में अपनी SIP को इक्वली स्प्लिट कर देंगे और कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन वे में अगले 15 से 20 साल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो शायद अपने गोल को रीच कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से मिनिमम तो 10% से हर साल SIP को बढ़ाना ही होगा, बिकॉज अभी भी उनकी SIP की जो अमाउंट है वो भी कम है और रिक्वायर्ड अमाउंट्स। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर ये है नहीं, तो इसलिए बहुत सारे सवाल इनके बिहाफ पे पूछे नहीं जा सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि 27 साल की उम्र में इन्होंने इतने राशि की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत तो की है। लेकिन जो रिटायरमेंट का लक्ष्य रखा है इन्होंने अपने लिए, और उसके अलावा जो इन्होंने कॉर्पस 5 करोड़ का अलग से किया, ये क्या पर्याप्त होगा अगर हम गोल वाइज जाना चाहें आदित्य? तो क्या वहाँ पे किसी भी तरह की रीवर्किंग की ज़रूरत है? क्योंकि 5 करोड़ का लक्ष्य बेटी की शादी और पढ़ाई वगैरह के लिए इन्हें कब तक चाहिए, उसकी कोई क्लियर इसको डिफाइन नहीं किया अच्छे से। मैंने अज्यूम किया है कि 23 साल के आसपास की बात चाहिए होगी। 27 साल है और 60 साल की रिटायरमेंट गिनेंगे तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे 5 करोड़ कम अमाउंट होगी। इसको भी रिवर्क करना होगा एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठने के बाद। आई थिंक 5 करोड़ आज की डेट में हो सकता है सफिशिएंट हो, पर अगर आप 6-7% की इन्फ्लेशन गिनते हैं तो उस टाइम तक सफिशिएंट नहीं होगा, तो इसको भी रिवर्क करना चाहिए इन्वेस्टर। चलिए, शो को आगे बढ़ाते हैं, सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हर्ष, क्या है आपका गुरु मंत्र आज का? वेल देखिए कविता, मैं कहूंगा कि पोर्टफोलियो जब भी आप बनाएं, आपको इक्विटी और डेट का मिक्स होना ही होना है। कारण ये है, इक्विटी में वॉलेटिलिटी रिस्क है और डेट में इंटरेस्ट रेट रिस्क है। इसका मतलब इन्फ्लेशन रिस्क है रादर। इसका मतलब ये होता है कि इक्विटी में मार्केट वॉलेटाइल रहेगा तो उसका रिस्क है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं SIP के जरिए। डेट में इन्फ्लेशन रिस्क है, विच मीन्स कि जो ब्याज आप कमाते हैं वो महंगाई दर से भी कम होता है, तो उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका। तो जो रिस्क आपके पास मैनेजेबल है वो आपको लेना ही होगा, विच इज वॉलेटिलिटी रिस्क, विच इज इक्विटी। सो इक्विटी डेट का एक मिक्स रखिए। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो कम रखिए इक्विटी का। अगर आप मार्केट को समझते हैं और एग्रेसिव कॉल ले सकते हैं तो थोड़ा ज्यादा रखिए, लेकिन एक मिक्स रखना होगा। 80% डेट 20 इक्विटी, या अदर वे राउंड 80 इक्विटी 20 डेट, या 50-50, जो भी है आपको पोर्टफोलियो में रखना ही होगा, ताकि ओवर लॉन्ग टर्म आप अपने पोर्टफोलियो पे इन्फ्लेशन से ज्यादा कमा सकें। आदित्य।
मैम, जैसे कि हमारी थाली में रोटी सब्जी दाल और राइस होता है, वैसे ही हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर एसेट एलोकेशन होना चाहिए। इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट और गोल्ड, इन सब का मिक्सचर होना चाहिए। इक्विटी यंग एज में डोमिनेट करना चाहिए, और जैसे जैसे आप ओल्डर एज की तरफ जाते हैं और आपके पैसे बनते जाते हैं, तो डेट आपके पोर्टफोलियो में डोमिनेट करना चाहिए। पर इन चारों एसेट क्लासेस का मिक्सचर होना चाहिए। कभी भी अपने एज को सिर्फ एक बास्केट में मत रखिए। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में भी मत इन्वेस्ट कीजिए, और सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट मत कीजिए। हर एक एसेट क्लास का एक मिक्सचर बनाइए और एक एसेट एलोकेशन के तहत अपने इन्वेस्टमेंट्स को आगे ले जाइए। और राइट, तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्यों ज़रूरी होता है, और इसी से जुड़े हमारे गुरु मंत्र हमारे आज के पैनलिस्टों से। आखिरी सवाल हर्ष आपके लिए है। किरण का लेंगे, कर्नाटका से सवाल भेजा है। HDFC टैक्स सेवर फंड में ये SIP कर रहे हैं और SBI फ्लेक्सी कैप में भी। इन्हें एक और म्यूचुअल फंड में अपनी SIP की शुरुआत करनी है लगभग 2500 रुपये से, और ये कह रहे हैं कि मल्टी कैप में लगभग 18 से 20 साल की अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। और करंट पोर्टफोलियो जो मिक्स है इनका, जिसमें एक टैक्स सेवर फंड है और एक फ्लेक्सी कैप है, तो क्या एक मल्टी कैप को बैठाना सही होगा या नहीं, ये इनका सवाल है। जी हाँ कविता, मल्टी कैप अगर ये अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहते हैं तो बेशक जोड़ सकते हैं। हालांकि फ्लेक्सी कैप में भी बढ़ाते हैं तो कोई इतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मल्टी कैप की एक जो यूनिक फीचर है वो ये है कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप मार्केट के तीनों सेगमेंट्स में मिनिमम 25% आपका पैसा लगेगा। सो ये एक अश्योरेंस हो जाता है कि भाई आप मार्केट के सारे सेगमेंट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 75% पैसों के साथ क्या होने वाला वो तो आपको पता ही है। 25% जो बैलेंस अमाउंट है वो फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपका एक्सपोजर इन ऑल मार्केट सेगमेंट हो जाता है। तो मल्टी कैप एक अच्छी कैटेगरी है जो अपने पोर्टफोलियो में जरूर जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विद रिगार्ड टू कौन सी स्कीम, तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन है इनके लिए जो अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। आखिरी में सिर्फ एक बात कि इनके सारी जो स्कीम्स है वो एक्टिवली मैनेज्ड है, इन्हें पोर्टफोलियो में रिव्यू करना चाहिए रेगुलरली, और वंस इन 2 ईयर्स, क्योंकि एक SIP बेस्ड इन्वेस्टर है, तो वंस इन 2 ईयर्स ये अपनी स्कीम्स को एक बार इवैल्यूएट कर लें कि क्या ये बेंचमार्क से कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये पीयर ग्रुप में कैसे कर रहे हैं, और फिर अगर कोई चेंजेस करने तो करें, अगर सब ठीक है तो फिर चलते रहने दीजिए। सो 2 साल में एक बार रिव्यू करें, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स आगे बढ़ाते हैं। और राइट, चलिए इसी के साथ हर्ष आपका और आदित्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज आपने शो के जरिए करवाई। हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपके फिक्स्ड इनकम निवेश की, और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं।